क्या हो गया भाई? क्या हाल चाल है? स्टार्ट करें फटाफट से। 1.25 घंटा अराउंड। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। स्टार्ट करें। अच्छा, आज का लेक्चर बेटा जो था ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, हाफ से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। तो उतना बचा हुआ है, क्लास के बाद मैं रिकॉर्ड करके उसको मर्ज करा के आपको दे दूंगा। सीरीज कंटिन्यू होगी बेटा, है ना? हाँ। कल और परसों 2 दिन, मतलब परसों रात और कल थोड़ा सा पूरा टाइम ही खराब हो गया। अब खराब नहीं बोलेंगे बेटा, कुछ था ऐसा। आज ये खत्म हो जाएगा। एक बार बताता हूँ मैं कैसे। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं उससे पहले मैं जरा अभ्यास सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो आज उसका टेस्ट होना है, ठीक है? तो उसका टेस्ट को हम से पहले हमको लेक्चर देना है, तो लेक्चर मैं आज दे दूंगा आपको। टेस्ट की आंसर की उज्जवल मैंने दी थी, आपने शायद देखी नहीं। आज कितने घंटे पढ़ाएंगे? घंटे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज में क्या है, छोटा चैप्टर है बेटा। देखो, 4 टॉपिक पढ़ाने हैं छोटे छोटे। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाना है, एक पढ़ाना है हमें बायोगैस प्लांट, एक पढ़ाना है बायो कंट्रोल बायो फर्टिलाइजर। यस, यही चीजें पढ़ानी है और इसमें ज्यादा है नहीं, है ना? तो उसको एक बार पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है? सही है। हाँ, ठीक। तो 1 घंटे दो और ध्यान से पढ़ो साथ के साथ बस। उसके बाद में फिर आपको लग रहा है आप सुबह से पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से मैं सुबह पहले रिकॉर्ड, मतलब पीपीटी बनाया, रिकॉर्ड किया, फिर अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, फिर क्लास पढ़ा के जो बचा हुआ है वो रिकॉर्ड करूंगा, है ना? और मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ बेटा, कल परसों थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब अ, परसों जो है बहुत कोई जानने वाले थे। जानने वाले मतलब ऐसे थे, काफी मेरे जो फादर थे उनके फ्रेंड के बेटे थे, वो अचानक से कुछ हुआ तो उनको वो एक्सपायर कर गए। तो वो परसों रात में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था लेक्चर की, उस बीच में पता चला, मैं गए हॉस्पिटल वगैरह, तो नहीं कुछ हुआ। तो फिर कल पूरा उनका वो था, क्या जो होता है ना सारा, कि भाई आगे का जो भी चीजें थी वो थी। तो कल का दिन काफी उसमें रहा और डिस्टरबेंस भी रही माइंड में काफी। तो कल और परसों रात जो थी उसमें वो कर ही नहीं पाए काम कुछ। तो अभी टेस्ट पेपर बनाया नहीं है। टेस्ट पेपर में 60 क्वेश्चन है। तो आज पहले मैं आपको लेक्चर दे दूं, शॉर्ट नोट्स दे दूं, ये दो चीजें दे दूं आज। उसके बाद हो सकता है टेस्ट में कल आपको दे दूं। कल क्या है, वेडनेसडे दे देंगे। फ्राइडे वाला अपने टाइम पे ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है ना? फ्राइडे वाले में कोई चेंज नहीं है। यस। हाँ। नहीं नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मतलब लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो आपके फोटोसिंथेसिस ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब उस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करें। सब चीज देखनी पड़ती है, यस बिल्कुल, डेफिनेटली। और बेटा आप सोशल लाइफ में नहीं हो, मैं तो सोशल लाइफ में हूं ना। और मेरे लिए कुछ चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे फादर अब नहीं है, तो उनके जो मान लीजिए फ्रेंड है, उनको मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ ना, उस चीज की मैं वैल्यू करता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए उनका काफी वैल्यू रहता है। ठीक है, हम लोग वैल्यू सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं, एक नॉर्मल फैमिली जो होती है उसमें ऐसे ही काम करता है। यस। पढ़े बेटा? क्लियर है? हाँ। मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। हल्का सा बढ़ा सकते हैं, देखो। यस, ठीक है। स्टार्ट करें या ट्राई करेंगे आज रात में टेस्ट दे दें आपको, ताकि कल का शेड्यूल फॉलो हो सके? चैट प्राइवेट, यस। इस चैप्टर के लास्ट ईयर वाले नोट्स चल जाएंगे 100%। इस चैप्टर का लास्ट ईयर का लेक्चर भी चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आसान है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लास्ट आपको क्या क्या पढ़ाया था याद कर लो। लैक्टोबैसिलस पढ़ाया था,
यस, याद हो गया, लैक्टोबैसिलस याद है किसी को, और ना लैक्टो LAB कहते हैं उसे, है ना, विटामिन B12 चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। उसके बाद आपको फर्मेंटेशन पढ़ाई थी, बेकर सीस्ट बोलते हैं सैक्रोमाइसिस को। फिर अब याद करो अगला, है ना, हमारे पास बैम्बू किस टाइम, सोयाबीन, ये और टोडी बताया था। फिर चीज बताया था, चीज में दो नाम याद कर लेना, रॉकफोर्ट चीज कौन बनाता है और स्विस चीज कौन बनाता है, किसमें बड़े होल्स होते हैं। उसके बाद हमने बताया था अल्कोहलिक बेवरेजेस बताया था, वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल और डिस्टिल्ड है कि नहीं। तो जो अनडिस्टिल्ड है उसमें दो नाम है, एक बियर था और एक वाइन था, और डिस्टिल्ड में मेरे पास बियर से बनता है विस्की और वाइन से बनता है ब्रांडी, और उसके साथ रम, वो चीज बताई थी आपको। फिर मैंने एंटीबायोटिक्स पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स केमिकल्स हैं, किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे, अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने उनका वर्क एस्टेब्लिश किया। एंटीबायोटिक के बिना हम अपना वर्ल्ड नहीं सोच सकते। 20वीं सदी की, 20वीं शताब्दी की सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास ये डिस्कवरीज में से एक है। फिर हमने कहा था कि कुछ एसिड्स हैं, उनके माइक्रोब्स याद करने हैं, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और ये। तो लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये तो बैक्टीरिया बनाते हैं। एस्टिक एसिड इनका नाम याद करना आसान है, सिट्रिक एसिड के लिए ध्यान रखना, यहां भूल सकते हो, आपको बताया था। उसके बाद मैंने कहा था एंजाइम्स है हमारे पास, जाइमेज कौन बना रहा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। फिर पैक्टिनेज प्रोटीएज क्लियर करता है बॉटल जूस को। बॉटल जूस क्या होता है, ये वो जूस है जो मतलब हम लोग मार्केट से लाते हैं, थोड़ा साफ होता है, उसमें उतने फाइबर नहीं होते। लाइपेज को लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में डालते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है बेटा, ये क्लॉट को बर्स्ट करता है ना, क्लॉट को बर्स्ट करता है। उसके अलावा केमिकल्स बताए थे, साइक्लोस्पोरिन ने इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, तो जो इम्यून सिस्टम है ना उसको सप्रेस करना है। क्यों सप्रेस करना है, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो नया ऑर्गन लगा है वो रिजेक्ट ना हो। क्लियर है। उसके अलावा स्टैटिन क्या है, वो मिलता है मोनस्कस परप्यूरिया से, जो एक तरह का ईस्ट है। ट्राइकोडर्मा भी एक तरह की फंजाई है, और यहां पर वो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, उस एंजाइम के साथ कंपटीशन करता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। अब यहां से इसके बाद से हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम शॉर्ट में STP बोलते हैं, STP। क्या बोलते हैं, STP शॉर्ट में बोलते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों बनाए जाते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप उसके बिना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। आप सबको पता है कि इस तरीके से हमारे पास सिटी होती है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, और बड़ी किस सिटीज के पास में नॉर्मली रिवर्स होती हैं। तो हमारे पास ये रिवर है, तो हमने ये सोचा है कि जो घर से जो पानी निकलता है उन सबको एक नाले में, ड्रेन में इकट्ठा करें, और फिर फाइनली उसको रिवर में छोड़ दें। पर रिवर में छोड़ने से पहले उसको साफ करना जरूरी है। साफ नहीं करेंगे तो रिवर पॉल्यूट होती चली जाएगी। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन पर्पस क्या है, ये ऐसा मतलब प्लेस होता है जहां पर हम जो पानी है ना, नाले का, ड्रेन का, उसको इकट्ठा करके साफ करते हैं और फिर उसके बाद उसको रिवर में छोड़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इस बार इस वीक का जो टेस्ट का सिलेबस है, आपको याद शायद हो चाहे ना हो, मैं बता देता हूं। प्लांट ग्रोथ भी आ रहा होगा, और शायद वो आ रहा है, क्या नाम है आपका, अरे वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, दोनों आ रहे होंगे। ठीक है, यस, स्टार्ट करें। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस लिए बनाते हैं, सबसे पहले जरा सीवेज की बात कर लेते हैं। सीवेज, या जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपियल वेस्ट, ये क्या होता है बेटा, ये हाउस होल्ड वेस्ट होता है, घर का वेस्ट वाटर होता है। हाउस होल्ड, घर का वेस्ट वाटर होता है, मतलब ऐसा पानी जो घर का अपशिष्ट पदार्थ या घर का वेस्ट वाटर होता है, वो होता है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें एक तो भाई किचन का वेस्ट होता है, जैसे आपने बर्तन धोए वो हो गया, पर मेनली इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। मेनली क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। हम ये चाहते हैं कि सीवेज को ट्रीट करें, ट्रीटमेंट का मतलब साफ करें। तो सीवेज जो है उसको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद उसको किस में रिलीज करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं रिवर में। फिर उसको रिलीज करते हैं किस में, रिवर में। उस पानी को रिलीज कर देते हैं किस में, रिवर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। यहां तक क्लियर है।
बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आएगा और उसके साथ आएगा आपका प्लांट गोल्डन डेवलपमेंट। क्लियर? हाँ, टेस्ट का सिलेबस दोबारा बता दिया। माइक्रोब्स नहीं आएगा शायद, पता नहीं, मैंने एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अभी पहले पढ़ा दूं फिर बात करते हैं, ठीक है? यस। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है, सीवेज है, उसको हमने ट्रीट किया और उसको रिवर में रिलीज कर दिया ट्रीट करके, ठीक है? ये हम कर रहे हैं। अब देखो सीवेज में मेनली क्या होता है, जो घर से वेस्ट वाटर निकलता है ना, या हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होता है, उसमें मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। अब उसमें क्या स्टेप्स हैं, समझे ध्यान से, उसमें हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, आप जरा समझते हैं उनको, ठीक है? स्टेप्स क्या हैं आप समझो ध्यान से। उसके हमारे पास दो मेन स्टेप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है जरा समझते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कुछ हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहां से वो ड्रेन है, वो नाला है जो यहां पर मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ड्रेन जो नाला होता है वहीं पर इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या किया हुआ है, सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, वो बेसिकली फिजिकल सेपरेशन होती है। फिजिकल सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, जो जो वहां पर हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं फिजिकल सेपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल सेपरेशन बोलते हैं, फिजिकल सेपरेशन बोलते हैं। फिर हम उसका क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, पूरा स्टेप समझाऊंगा आपको। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर हम करते हैं उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। किसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब सीवेज का, है ना? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, या बायोलॉजिकल में बेसिकली ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, यस, है ना? इस तरीके का कुछ, इसमें माइक्रोब्स यूज करते हैं। तो पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा, पर पर्पस क्या है पहले समझ लो ध्यान से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पर्पस क्या है, पहले पूरी बात समझने की कोशिश करना। हमारे पास इस तरीके से घर होते हैं, आप सबको शायद नहीं पता ये बात, या पता होगी, जो उनका ड्रेन होता है, वो जो भी चीज होती है वो एक बड़े से ड्रेन में जाता है, नाले में जाता है, ऐसे ये होता है नाला, ड्रेन कहते हैं इसको। अब उसके उसको उसको जब सिटी के बाहर ले जाते हैं तो वहां पर हम बनाते हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहां पर बनाते हैं। और उसके बाद यहां से जो पानी निकलता है उसको फिर हम रिवर में छोड़ते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, पहले हम करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिर करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फाइनली उसको फिर रिवर में छोड़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पर्पस क्या है आप समझना, आपको पड़ेगा इस बात को कि क्या हुआ है कि हमारी सिविलाइजेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, मैक्सिमम शहर जो हैं वो नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक तो पानी की अवेलेबिलिटी है, दूसरा क्या होता है, जो घर का वेस्ट होता है वो बेसिकली रिवर में छोड़ा जाता है। पहले क्या था, आबादी कम थी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो जो वेस्ट है वो काफी ज्यादा जाने से रिवर्स पॉल्यूट हो गई हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है कि जितना भी घर का वेस्ट होता है उसको पानी को कलेक्ट करते हैं, और एक नाला होता है, ड्रेन होती है जो लगभग सभी सिटीज में होती है, उस ड्रेन से होता हुआ वो पानी फाइनली किसी रिवर में जाता है। क्लियर है? पहली स्लाइड ही है बेटा, ये पहली स्लाइड है ये। दूसरा क्या होता है कि जब आप वो जो गंदा पानी होता है उसको दो तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। जैसे मान लो सीवेज के अंदर अब बड़ी कोई किसी ने पॉलिथीन डाल दिया, कोई बड़ा वेस्ट डाल दिया, तो उस तरीके के उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद उस पानी को छोड़ देते हैं, नीचे सेटल हो जाता है, सेडिमेंटेशन कहते हैं उसे, कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिजिकल सेपरेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस सीवेज के पानी पे बैक्टीरिया काम करता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बाद जो पानी होता है उसको हम किस में छोड़ देते हैं, रिवर में छोड़ देते हैं। तो आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट पानी को हम किस में छोड़ देते हैं, रिवर में। तो सबसे पहले आपको सीवेज समझ में आ गया क्या होता है। सीवेज होता है हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, जिसमें मेनली किचन का वेस्ट होता है और ह्यूमन एक्सक्रीटा, मेनली क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। सीवेज का ट्रीटमेंट करके उसको रिलीज करते हैं किसमें, रिवर में। स्टेप्स दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मेरे पास जो लिक्विड बनता है, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या बनता है, इफ्लुएंट बनता है। तो आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे पास बनेगा क्या, ट्रीटमेंट हमारे पास बनेगा सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट फॉर्म होगा, यस और नो। सेकेंडरी इफ्लुएंट फॉर्म होगा, यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस। हाँ,
नाले का पानी सीवेज वो है बेटा, म्युनिसिपल वेस्ट है। क्लियर है बेटा? क्लास 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा, इसमें टॉपिक खत्म हो जाए। एक्चुअल में 5 बजे बोला है, 5-7 मिनट लेट स्टार्ट हुई है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी क्लास। मान लो 1.25 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा, जितना में खत्म हो जाए, 2 घंटा तो नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है। चलें आगे, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। इफ्लुएंट मतलब लिक्विड। बेटा मैंने अभी प्रोसेस नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलें जल्दी से, लिख लो बेटा जल्दी से। जो बच्चे बाद में जुड़े उनको थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूं, अभ्यास सीरीज को प्लीज सीरियसली फॉलो करिए। एक दिन कुछ थोड़ा सा मिस हो गया है, आज अभी तक क्लास नहीं जा पाई है किसी रीजन से। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, हाफ हाफ और रिकॉर्ड करना बाकी है। तो और टेस्ट आज ही कोशिश करूंगा मिल जाए आपको, मैक्सिमम कल मिल जाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं है। और जो कल का शेड्यूल है उसको हम नॉर्मली फॉलो करेंगे। मान लो कल आपको लेक्चर आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है शायद शेड्यूल में, उसका आना है, और फ्राइडे को उसका टेस्ट होना है, वो वैसे ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं प्लीज सीरियस फॉलो करिए, नहीं तो आप पीछे छूटते जाएंगे, आप खुद नहीं कर पाओगे। हाँ, मॉर्फोलॉजी नहीं करना चाहिए, वन शॉट से मॉर्फोलॉजी नहीं करना चाहिए। आते हैं बेटा, इफ्लुएंट का मतलब समझाते हैं आपको पूरी तरीके से, आ जाओ। अब हम आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। आप देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सीवेज का क्या मतलब होता है। कहता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट वाटर बनता है, जनरेटेड एवरी डे सिटीज में। मेजर कंपोनेंट क्या होता है इसका, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। ठीक है, तो सीवेज में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है। भाई ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या, ऑर्गेनिक मैटर है। तो अब इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। तो सबसे पहले अपने पास अपने कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्टेप्स क्या होते हैं। मेरे पास यहां से सीवेज एंटर करता है, यहां से क्या एंटर कर रहा है, सीवेज एंटर कर रहा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसी की जाती है, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब स्टेप में। हम क्या करते हैं बेटा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं। सीक्वेंशियल क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं। मतलब समझो मेरी बात, हम एक सीक्वेंस में फिल्टर करते हैं। जैसे हमारे पास ये पानी यहां से जा रहा है, आप समझो यहां से पानी जा रहा है। अब पानी को क्या किया है, पहले बड़े फिल्टर से पास किया है, देखो ये बड़ा गैप है, फिर छोटे गैप से पास किया, फिर और छोटे गैप से पास किया। इसे कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। उसको हम क्यों करते हैं, टू रिमूव लार्ज वेस्ट, टू रिमूव लार्ज साइज डेबरी। बड़े साइज का कोई डेबरी है ना, उसको हटाने के लिए। इस बात में कोई दिक्कत है? अगर मेरे को लार्ज साइज की डेबरीज हटानी है, उसको हटाने के लिए मैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर रहा हूं। तो पहला स्टेप मैं कर रहा हूं फिल्ट्रेशन। कौन सी फिल्ट्रेशन कर रहा हूं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। उसके बाद पानी यहां आ जाता है, जो भी वेस्ट वाटर है वो यहां आ जाता है। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। छोड़ने से क्या होता है कि नीचे मेरे पास क्या हो जाती है, सेडिमेंटेशन। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो मेरे पास सॉइल है एंड ग्रिट है, मतलब पार्टिकल्स हैं, जो भी ग्रिट होता है, छोटे पार्टिकल्स मिट्टी के, वो सेटल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। क्लियर है? और यहां से बाहर निकलता है जो लिक्विड, उसको कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो प्राइमरी इफ्लुएंट क्या होगा बच्चे, जैसे मान लो ये वेस्ट नीचे सेटल हो गया, तो इसको कहते हैं प्राइमरी स्लज। स्लज का मतलब होता है वेस्ट, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो प्राइमरी स्लज का मतलब होता है वेस्ट। प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है कि आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी लिक्विड निकला, आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी लिक्विड निकला, जो भी हमारे पास लिक्विड फ्लूइड, जो भी लिक्विड और फ्लूइड मूव किया बाहर, है ना, मूव किया आउट, उसको अपने क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। उसको अपने क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ में आ गया?
प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब जैसे मान लो बड़ी जाली लगा दी जिसमें बड़ा गैप है, फिर छोटी, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट कहां जाएगा, ये जो लिक्विड निकला ये मूव करेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, मूव इनटू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस बात में किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये चला जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ में आ गया, जल्दी बताओ बेटा। तो दिस स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व, देखो क्या बोला है, फिजिकल रिमूवल। फिजिकल रिमूवल किसकी, लार्ज और छोटे साइज के पार्टिकल्स की। कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन। जो चीज नीचे बैठ गई उसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेंट है, मतलब पानी है ऊपर, जो ऊपर रह गया पानी, इसको क्या कह रहे हैं, इफ्लुएंट, है ना। और वो कहां चला जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। पढ़ लो एक बार फटाफट से, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? दीपक लेक्चर देखना जरूरी तो खैर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तेरे को अगर नंबर नहीं आ रहे तो फिर देख लियो, है ना दीपक। इफ्लुएंट मींस नीचे बैठा हुआ वेस्ट नहीं है, इफ्लुएंट का मतलब है ये ऊपर वाला पानी, स्लज नीचे बैठ गया है। ये जो ऊपर होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब में हमने पढ़ा था, कहीं पढ़ा है तुमने टेस्ट ट्यूब में? टेस्ट ट्यूब में जो चीज नीचे बैठ गई वो पैलेट होता था, ऊपर क्या होता है, सुपरनेटेंट। ऐसे यहां पर जो लिक्विड है उसको क्या बोल रहे हैं, सुपरनेटेंट। इसमें क्या है, इसमें वो लार्ज साइज का वेस्ट हट, देखो पहले फिल्टर करके हटा दिया, फिर सेडिमेंटेशन से हटा दिया। तो जो लिक्विड है उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कह रहे हैं। तो जो सुपरनेटेंट है वही प्राइमरी इफ्लुएंट है, और वो कहां जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यहां तक कोई दिक्कत? डेब्री का मतलब होता है बेटा एक तरह का मतलब बचा हुआ चीज, डेब्रीज मतलब बचा हुआ। आप देख लो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम कह रहे हैं पहले हम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन, फिर यहां पर क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, आप किसी पानी को, आप जिसमें वेस्ट ऐसे छोड़ दो तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, यहां बैठ गए, जो नीचे बैठ गए उसको प्राइमरी स्लज बोला। बड़े पार्टिकल पहले ही फिल्टर कर चुके हो, यस, बड़े पार्टिकल पहले ही फिल्टर कर चुके हो, अब यहां से चला गया। अब इस पानी में क्या होगा, बहुत सारा, इस प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या होगा, बहुत सारा डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। यहां तक क्लियर है, बहुत सारा डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। यहां तक ठीक है? हाँ, सुपरनेटेंट जो है उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कह रहे हैं, जो सुपरनेटेंट है यही प्राइमरी इफ्लुएंट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हमने ऑर्गेनिक वेस्ट हटाया, नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में घुला हुआ है, तो इसका मतलब अभी कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं हटाया। इसीलिए हमने इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल सेपरेशन। एक तरीके का फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन हो रही है, और फिल्ट्रेशन भी नॉर्मल नहीं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है ऋषि साहू, तो आप टेस्ट दो बढ़िया से, यस। हाँ, आप में से आपको लोगों को ये नहीं लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस नए बनाता हूं टेस्ट के, इसके लिए कितना एफर्ट चाहिए? बहुत सारे सोर्स मेरे पास पहले से रखे हैं बने हुए, क्या वही दे दें, चिपका दें, काम आसान हो जाएगा, पर आपको कुछ नया भी तो करना है। यस, आ जाओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं भाई। देखो इधर, देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको समझना पड़ेगा कैसे होता है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाए। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब मुझे बताओ, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मेरे पास जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसमें अभी कौन सा वेस्ट ज्यादा बचा हुआ है, कौन सा वेस्ट ज्यादा बचा हुआ है? मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, ध्यान से सुनना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मेरे पास क्या बचा हुआ है, उसमें ऑर्गेनिक डिसॉल्व वेस्ट है काफी सारा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, प्राइमरी इफ्लुएंट है, ध्यान देना, प्राइमरी इफ्लुएंट है, उनमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स यूज करते हैं।
ये चैप्टर का नाम है ना माइक्रोब्स, तो कहीं ना कहीं इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए मेन पढ़ाया जा रहा है। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोब यूज होते हैं। यहां पर क्या होता है, सबसे बड़ा यही इसी का टैंक होता है। टोटल 3 टैंक होते हैं, टोटल 3 टाइप के टैंक होते हैं। टाइप ऑफ टैंक इसमें होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। कैसे होते हैं जरा समझते हैं। जैसे मान लो अब मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, यहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। मेरे पास एक ऐसे बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं ये रहे, ठीक है। इस टैंक में मेरे पास पानी आ रहा है, यहां से कहां से आ रहा है पानी, पानी कहां से आ रहा है, ये कौन सा पानी है भाई, कौन सा पानी है ये प्राइमरी इफ्लुएंट आ रहा है। कौन सा आ रहा है यहां पे, ये यहां पर प्राइमरी इफ्लुएंट आ रहा है इस टैंक में, सही है। कौन सा पानी आ रहा है, प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट आ रहा है, ठीक है, वो यहां से आ रहा है। तो ये पहला टैंक है, ठीक है। 3 तरह के टैंक होते हैं। ये पहला टैंक है जिसे हम कहते हैं एरेशन टैंक। क्या नाम देते हैं, एरेशन। एरेशन का मतलब होता है हवा। तो यहां पर ये खुला हुआ टैंक होता है ऐसे ऊपर से, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे होते हैं, इसमें हमारे पास इस तरीके से पानी को लगातार मिक्स करते रहते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से पानी को लगातार ऐसे घुमा घुमा के ऐसे मिक्स करते रहते हैं। तो एरेशन टैंक में क्या होता है, लगातार एयर एंटर कराते हैं और एजिटेशन, एयर को क्या करते हैं बेटा, एयर को पंप करते हैं, पंप करते हैं एंड कॉन्टिन्यूसली एजिटेटेड करते हैं। एजिटेटेड का मतलब होता है हिलाते रहते हैं, इसको मिक्स करते रहते हैं। कंटिन्यूसली सीवेज को क्या करते हैं, एजिटेटेड करते हैं। क्या करते हैं, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है मिक्स कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस टैंक का नाम क्या है, ये टैंक T1 है, ये टैंक T1 है। ऐसे 10 टैंक हो सकते हैं, 20 टैंक होते हैं, इसे कहते हैं एरेशन टैंक। इसमें क्या है, वो चला गया, इसमें ये चला गया, ये कौन चला गया, प्राइमरी इफ्लुएंट चला गया। ऐसे घुमाए जा रहे हैं। कितना बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है। और इसमें क्या होता है, फिर ग्रोथ होती है किसकी, माइक्रोब्स की। बेसिकली क्या होता है, माइक्रोब्स इसमें ग्रो करते हैं और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खाते हैं। तो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और वो कंज्यूम करते हैं क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट। वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करने लगते हैं, खाने लगते हैं। अच्छा, एंड एंड क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा, उससे हमारे पास मास ऑफ बैक्टीरिया फंजाई बन जाएगा। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई बनता चला जाएगा, मतलब उसका कलर खराब गंदा सा हो जाएगा, भूरे रंग का कलर हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से बैक्टीरिया फंजाई का मतलब मास टाइप का कुछ चीजें इसमें बनने लग जाएंगी क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। तो हमने स्मेल बहुत आती है इसमें से। एरेशन टैंक, एरेशन टैंक क्या होता है, उसमें सीवेज पानी को ऐसे घुमा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, काफी सारा बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर रहा है। एक्चुअल में ये इससे फायदा क्या हो रहा है, वो सारा वेस्ट खाने लगेगा, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेगा, कंज्यूम करने लगेगा। क्लियर है, मास ऑफ बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करेगा, उसको कहते हैं फ्लॉक। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है बेटा, फंजाई होती है, फंजाई हाइफे होते हैं, फंजाई के हाइफे होते हैं, एंड बैक्टीरिया होता है, एंड बैक्टीरिया का मास होता है। मास समझ में आ रहा है, इकट्ठा मतलब काफी सारा ऐसा दिखेगा, ब्राउन ब्राउन कलर का इस पे दिखने लगेगा, ठीक है, वो बन गया इसमें। अब क्या करेंगे, अब इस पानी को भेज देते हैं सेटलिंग टैंक में। दूसरा टैंक होता है, उसे सेटलिंग टैंक कहते हैं। अब जैसे मान लो काफी टाइम तक घुमा लिया हमने, अब यहां से पानी को भेजा जाता है इस टैंक में, यहां से पानी को भेजा जाता है एक ऐसे टैंक में जिसको हम कहते हैं सेटलिंग टैंक। ये रहा, दिस इज सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जो भी पानी गया है ना, उसका जो जो भी मास था वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। जो भी ये मास था ना सारा, ये नीचे इकट्ठा हो जाता है सेटलिंग टैंक में। तो जो मास ऑफ बैक्टीरिया और जो भी था, फ्लॉक था, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है बेटा, जो सीवेज था, सीवेज में जो भी फ्लॉक था उसको अलाउ करते हैं सेटल होना। जो भी फ्लॉक था उसको अलाउ करते हैं, अलाउ टू सेटल। उसको अलाउ करते हैं कि भाई तू सेटल हो जा, नीचे बैठ जा। उसको अलाउ करते हैं तू नीचे बैठ जा भाई, ठीक है, वो नीचे बैठ रहा है, ठीक है, नीचे बैठ गया।
अब ये क्या है, ये वही बैक्टीरिया का मास है ना जो यहां बना था, क्लियर है, वही है ये, वो नीचे बैठ गया, यहां पर नीचे बैठ गया, ठीक है। अब वो किस नाम से जाना जाता है, वो स्लज के नाम से जाना जाता है, नोन एज स्लज। अब ये कोई नॉर्मल स्लज नहीं होता, ये एक तरीके का बैक्टीरिया फंजाई है जो दोबारा यूज हो सकता है, तो इसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। मतलब ये जो मास है ना, ये मास जो है इसमें से थोड़ा सा मैं यहां भी भेजता हूं, ताकि क्यों भेजता हूं, इनोकुलम की तरह से, तो थोड़ा सा मैं स्लज यहां भेजूंगा, क्योंकि भाई इनोकुलम चाहिए ना, इनोकुलम के तरीके से ऐसे इसमें भी डालना होता है, तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, स्लज की जगह एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। तो आपको समझना है कि एरेशन टैंक में क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे होते हैं ये, इनमें पानी को घुमा रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करके ऐसे मास बना लेते हैं। ये जो मास बना है, ये मास धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा, इसको अपने क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपने बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। इसका कुछ पार्ट में वापसी इसमें भेज दूंगा, इसका कुछ पार्ट में वापसी इसमें भेजूंगा, तो मैं लिख सकता हूं सम एक्टिवेटेड स्लज, कुछ एक्टिवेटेड स्लज को मैं वापसी भेज दूंगा, कुछ एक्टिवेटेड स्लज जो है सेंड इनटू, किस में भेज रहे हैं, एरेशन टैंक में, किस में भेज रहे हैं, एरेशन टैंक में, ठीक है, किसके लिए, एज अ इनोकुलम, एज अ इनोक्यूलम। अब यहां पर मेरे पास जो बाहर लिक्विड है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट, इसको रिवर में भेज सकते हैं। यहां जो लिक्विड है ना, यहां पर जो लिक्विड ऊपर बचा हुआ है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट, क्लियर है, एक्टिवेटेड स्लज बनेगा। एंड क्या बनेगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट, क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी इफ्लुएंट बनता है, सही है, जिसको हम किस में सेंड करते हैं, रिवर में, तो हम सेकेंडरी इफ्लुएंट को रिवर में भेज सकते हैं। यहां पे क्या है, ये सेकेंडरी इफ्लुएंट है, देख पा रहे हो, इसको किस में भेज रहे हैं, यहां पर रिवर में भेज रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, बायोलॉजिकल वेस्ट जितना भी था वो वेस्ट को डाइजेस्ट कर दिया। अब क्या होगा बेटा, मेरे पास एक टैंक और होता है यहां पर, और ये जितना भी स्लज है, ये वाला स्लज इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यहां पर इसको इकट्ठा कर लेते हैं खूब सारा, और इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसको अपने कहते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसको अपने क्या बोलते हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये तीसरा टैंक है, ये क्या है, तीसरा टैंक है, जिसमें क्या होगा बेटा, जो स्लज होगा ना, जो स्लज मेरे पास है एक्टिवेटेड वाला, उसका एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं, उसका क्या होता है, एनएरोबिक डाइजेशन होता है, ताकि गैस बन सके, है ना, अंडरगो एनएरोबिक डाइजेशन। किसको नहीं समझ में आई ये, एनएरोबिक डाइजेशन, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने टैंक हैं, टोटल कितने टैंक है, 3, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन यमुना भी नहीं साफ हो सकती, गंगा भी नहीं साफ हो सकती, उसका रीजन है क्योंकि जो वेस्ट वाटर बन रहा है उसका अमाउंट इतना ज्यादा, उतनी तेजी से हम ये बना ही नहीं सकते। क्या नहीं बना पा रहे हैं, ये बना नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, टैंक नहीं बना पा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पा रहे हैं, है ना, ये प्रॉब्लम है, क्लियर है, ये प्रॉब्लम है, यस, ये प्रॉब्लम है। और एनसीईआरटी एक बात लिखती भी है, आज तक इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम 100 साल से ज्यादा से यूज कर रहे हैं टेक्निक, कोई और चीज है ही नहीं जो इतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट कर सके। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट को हमने रिवर में छोड़ दिया, एनारोबिक स्लज डाइजेशन किया है, उससे मेरे पास गैस बनती है, कौन कौन सी बता देता हूं, गैस बनती है मेरे पास मीथेन CH4, फिर मेरे पास बनती है CO2 एंड H2S बनती है। हमेशा याद रखो बच्चे, जब भी ह्यूमन एक्सक्रीटा, ध्यान सुनना, जब भी ह्यूमन एक्सक्रीटा एनारोबिक डाइजेस्ट होगा तो H2S गैस बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बड़े बड़े सिटीज या छोटे सिटीज में भी बहुत दिन तक वो सीवेज के जो ढक्कन बंद रहते हैं उसमें गैस बन जाती है, और वो गैस जल भी सकती है, उसके अलावा इतनी खतरनाक होती है कि डेथ हो सकती है। इसीलिए क्या है कि कोर्ट ने भी बैन लगा रखा है मैनुअल क्लीनिंग पे,
कि भाई उसमें उतर के साफ नहीं करेंगे, पर करना पड़ता है बेटा जीवन में, रोजगार के लिए और जीवन यापन के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, कई बार कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जो लोग उसको साफ करने के लिए उतरते हैं ना उसमें, वहां पर क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा काफी लंबे समय से वहां पर बंद है और एनारोबिक डाइजेशन हो गया, तो ये गैस बन जाती है। H2S गैस बनती है जब ह्यूमन एक्सक्रीटा टूटता है, काऊ डंग नहीं। और वो गैस इतनी हार्मफुल होती है, डेथ हो जाती है। तो जब वो उतरते हैं ना, तो एक रस्सी बांध के उतरते हैं अपने ऊपर। अब क्या होता है कि अगर उनको दम घुटने लगता है तो वो ऐसे करते हैं, तो रस्सी से उनको वापसी ऊपर खींच लेते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आदमी अकेला है, वो सोचता है कि चलो देखी जाएगी, वो मर ही जाता है उसमें। तो काफी डेथ ऐसे होती थी, फिर बैन कर दिया गया ये सारा, कि पर अभी भी कुछ जगह करना पड़ता है मजबूरी में। तो आपको समझना है, बहुत बड़ा टैंक है एरेशन टैंक, ये टैंक 1 है, T1 है। टैंक 2 में उसी को सेटल करते हैं, तो जो वेस्ट नीचे सेटल हो गया, उसका कुछ पार्ट ऐसा इनोकुलम भेजते हैं। इनोकुलम याद है, स्टार्टर मटेरियल, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक्टीरिया चाहिए। बाकी को हम एनारोबिकली यहां डाइजेस्ट कर देते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार समरी की तरह पढ़ देता हूं बेटा मैं फिर से। एरेशन टैंक क्या है, एयर को पंप करते हैं कंटिन्यूसली, सीवेज में एजिटेटेड करते हैं, मिक्स करते हैं, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और वो ऑर्गेनिक वेस्ट खा जाते हैं। और मास ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, उसको क्या कहते हैं, इज नोन एज फ्लॉक। यस, मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि मेरे पास जो भी चीज है उसको मैंने यहां बेच के यहां सेटल करा दिया। सेटलिंग टैंक में जो लिक्विड है ऊपर का, सेकेंडरी इफ्लुएंट, मुझे बताओ क्या इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है? नहीं, यूज हो चुका है सारा, उसको रिवर में डाल सकते हैं आप। अब यहां पर जो मेरे पास नीचे बैठ गया ये स्लज, स्लज ये कौन सा स्लज है, डाइजेस्टेड है, काफी सारा पार्ट डाइजेस्टेड है। इसमें से किसको कुछ को वापसी भेज सकते हैं, ताकि यहां पर इनोकुलम मिल सके, मतलब जब नया पानी आएगा उसको बैक्टीरिया मिल सके। बाकी जो भी मेरे पास स्लज नीचे है उसको सबको ले जाके एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एजिटेटेड का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूसली एजिटेटेड, मिक्स करना। ब्रैकेट में लिखा मिक्स करना, क्लियर है? यस, ब्रैकेट में लिखा मिक्स करना। देखो, ये समझ में आ रहा है, यही चीज है ना यहाँ पे। यहां से क्या आ रहा है, प्राइमरी इफ्लुएंट, यही है ना, ठीक है। उसके बाद मिक्स कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, है ना, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, बढ़िया, है ना। उससे फ्लॉक बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, फ्लॉक्स बन रहे हैं। फ्लॉक्स क्या है, मास ऑफ बैक्टीरिया फंजाई। इससे इसको मैंने यहां भेज दिया, ठीक है। यहां चीजें नीचे सेटल हो गई ऐसे। इसको क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज, यही तो बोला है। इसको क्या बोला है, एक्टिवेटेड स्लज बोला है, यस सर। इसको क्या बोला है, सेकेंडरी इफ्लुएंट, क्या बोला है, सेकेंडरी इफ्लुएंट बोला है, यस और नो, यस सर, क्लियर है। यहां पर कौन कौन सी गैस बन रही है बताओ, यहां बन रही है कौन सी, CH4, H2S और CO2, ये गैस बन रही है, एनारोबिक डाइजेशन। अच्छा, कौन कौन से टैंक में बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, इसमें और इसमें। इसमें एरोबिक डाइजेशन हो रहा है, इसमें एनारोबिक हो रहा है, क्लियर है। इसमें एरोबिक और एक में क्या हो रहा है, एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, क्लियर। अब मैं आपको बीओडी बताने जा रहा हूं, उसको समझेंगे क्या होता है ये। पहले अगर किसी को लिखना था, ये डायग्राम दूसरे वाला बनाना नहीं, सिर्फ समझने के लिए आपको दोबारा दिखा दिया मैंने। लिख लो, ये वाला बना लो जल्दी से। यस, सेकेंडरी इन्फ्लुएंट भी हार्मफुल होता है, हाँ, उसमें कुछ डिजीज बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन स्टिल वो साफ हो चुका है बहुत ज्यादा, उतना हम रिवर में डाल सकते हैं।
हो गया इतना? लिख लिया बेटा? बेटा मीथेन को यूज करते हैं, यस, इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल। आप लिख सकते हो इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल, है ना, यूज एज अ फ्यूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, इतना होता नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं उसको देखो, ये ऐसा दिखता है, आप देखो जरा ध्यान से, इतने बड़े बड़े टैंक्स हैं, ये सारे क्या है, एरेशन टैंक्स हैं। यस, आप देखो फ्लॉक कैसा दिखता है, ऐसा दिख रहा है ब्राउन कलर का, इस तरीके से, इस तरीके से ये ब्राउन कलर का ये दिख रहा है आपको, मास वगैरह, ये सब फ्लॉक है, ये सब क्या है, फ्लॉक। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, एक्चुअल में क्या है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें कब है कि जब हमें यहां से ट्रांसफर करना है, मतलब क्या हुआ, कितने टाइम तक इसमें डाइजेशन होगा, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हमें कैसे पता कि अब यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके लिए एक टर्म होती है बीओडी, को हम यूज करते हैं। पहले बीओडी समझो क्या होता है। बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको अपने क्या बोल रहे हैं, बीओडी बोल रहे हैं, इसको अपने क्या बोल रहे हैं, बीओडी बोल रहे हैं। बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बोल रहे हैं। अब बीओडी क्या होता है एग्जैक्टली हम जरा समझते हैं, इसको, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा, कि बीओडी क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा बीओडी एग्जैक्टली क्या होता है। देखो आपने क्या किया, आपको मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, कब है यहां से पानी यहां भेजना है, मतलब यहां का पानी डाइजेशन कंप्लीट हो गया, कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसे बीओडी कहते हैं। बीओडी क्या होता है कि आपने 1 लीटर वेस्ट वाटर लिया और उसके वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो बीओडी की फुल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू डाइजेस्ट कंप्लीटली, टू डाइजेस्ट कंप्लीटली ऑर्गेनिक वेस्ट। भाई ऑर्गेनिक वेस्ट का हम एरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं, यस और नो, बाई माइक्रोब्स। कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, कौन कर रहा है, माइक्रोब्स कर रहे हैं। तो व्हाट इज बीओडी, पहले समझो, मेरे पास मान लो मैंने 1 लीटर पानी यहां से निकाला और उसमें क्या है, जितना भी वेस्ट है, सुनना ध्यान से, जितना भी वेस्ट है उस पूरे को डाइजेस्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, समझ में आ रहा है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसे बीओडी कहते हैं। तो बीओडी का मतलब होता है कि 1 लीटर वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स इन 1 लीटर, 1 लीटर वेस्ट वाटर, 1 लीटर वेस्ट वाटर में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, उसको बीओडी कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जितनी ज्यादा वेस्ट होगा, सुना ध्यान से, जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। यस, और उतना ज्यादा पॉल्यूशन है, मोर पॉल्यूटेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा मेरे पास क्या है, जितना ज्यादा वेस्ट है, जितना ज्यादा वेस्ट है, ठीक है, जितना ज्यादा वेस्ट है, क्लियर है, उतना ज्यादा बीओडी है और उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। समझो इस बात को, जितना ज्यादा वेस्ट है, ठीक है, जितना ज्यादा बीओडी है, समझो, और उतना ज्यादा ही मेरे पास क्या है, पॉल्यूटेड वाटर है, उतना ज्यादा ही मेरे पास क्या है, पॉल्यूटेड वाटर है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात सुनो, आज मान लो 10 तारीख है, 10 तारीख को मैंने सैंपल लिया और देखा कि यार इसकी बीओडी 20 आ रही है, 15 तारीख को लिया 10 आ रही है, फिर मैंने लिखा 2 आ रही है, फिर लिखा 2 आ रही है, इसका मतलब लगभग खत्म हो गया वेस्ट।
तो जब इसका बीओडी सिग्निफिकेंटली लो हो जाए, किसका, एरेशन टैंक का, व्हेन एरेशन टैंक का, ध्यान सुनेंगे, व्हेन एरेशन टैंक का बीओडी जो है, बीओडी जो है वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाए, सिग्निफिकेंट मतलब जीरो जरूरत ही नहीं है, सिग्निफिकेंटली लो हो जाता है, लो हो जाता है, देन हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, ट्रांसफर इनटू, किसमें ट्रांसफर करते हैं, इनटू सेटलिंग टैंक, तब हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, सेटलिंग टैंक में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो जल्दी से, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यस। बेटा वो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, इंडिया में क्या है हम लोग सीरियस फॉलो नहीं करते, तो जब बहुत ज्यादा लो हो जाता है तब उसको ट्रांसफर करते हैं उसमें। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं। दूसरी चीज, कौन कौन से टैंक में मेरे पास माइक्रोब्स है, एरेशन टैंक में कौन सा डाइजेशन है, एरोबिक डाइजेशन है, कौन सा डाइजेशन, एरोबिक डाइजेशन है, यस, क्लियर है। और एनेरोबिक स्लज डाइजेशन, डाइजेस्टर में, एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनेरोबिक डाइजेशन है, कौन सा, एनेरोबिक, एनएरोबिक डाइजेशन है, दोनों में माइक्रोब यूज हो रहे हैं। अच्छा एक प्लान है, ध्यान सुने, एक प्लान है जिसको हम कहते हैं गंगा एक्शन प्लान, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान कहते हैं। ये है क्या एक्चुअल में क्या है, ये प्लान क्या था बेटा, एक्शन प्लान ये क्या था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंडर आता है। इस प्लान में क्या था, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं, ताकि अनट्रीटेड, ताकि क्या हो, ट्रीटमेंट प्लांट को बिल्ड करना है, प्लांट को बिल्ड करना है, सो दैट अनट्रीटेड जो वेस्ट है वो ना जाए, नॉट मूव इनटू रिवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बेटा लो कैसे होगा, मेरी बात समझ ध्यान से, अभी इसमें वेस्ट है और उसको बैक्टीरिया ने खा लिया, बैक्टीरिया खाने के लिए ऑक्सीजन यूज करता है, इसमें जो वेस्ट है उसको खाने के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करता है। अगर बैक्टीरिया ने खा लिया वेस्ट तो वेस्ट कम हो गया, जितना वेस्ट कम होगा उतना उसका बीओडी डिमांड कम हो जाएगी ना। व्हाट इज बीओडी, भाई जितना ज्यादा वेस्ट है उतनी ज्यादा बीओडी है, उतना पोल्यूशन है। जैसे जैसे इसका वेस्ट कम हो जाएगा तो बीओडी घट जाएगी ना, जब बीओडी घट जाएगी तब उसको सेटलिंग टैंक में भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लो 2 दिन में 3 दिन में मेजर करते होंगे 1-1 लीटर पानी लेके बीओडी का लेवल, उसके बाद उसको क्या करेंगे, वो करेंगे। अब क्या था, एक प्लान आया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरमेंट के, अभी भी है ये, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। ये जो है ये प्लान क्या है एग्जैक्टली, ये प्लान क्या है आपको समझना पड़ेगा। ये प्लान ये है कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा, जिस रेट से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उस रेट से आप बना ही नहीं सकते या बना ही नहीं पा रहे हो, और हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, अनट्रीटेड वेस्ट डाल देते हैं रिवर्स में और वो पॉल्यूट हो जाती है। गंगा एक्शन यमुना एक्शन प्लान है कि इंडिया की जितनी बड़ी रिवर्स हैं उस पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ ताकि अनट्रीटेड पानी ना जा सके। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। बच्चे ऑक्सीजन बीओडी डिमांड है। अगर मैं तेरे से कह रहा हूं, मेरी बात सुन ध्यान से सुन, मैं कह रहा हूं कि जैसे मान ले तू 4 रोटी खाता है, तेरे पेट की डिमांड कितनी है, 4 रोटी। अब मान ले पेट भरा हुआ है तो डिमांड सेम रहेगी, नहीं सर घट जाएगी। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें से वेस्ट कम हो जाएगा तो क्या डिमांड बढ़ी जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। तो बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है, नीड है, कितनी ऑक्सीजन लगेगी 1 लीटर पानी में से वेस्ट डाइजेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से।
तो बीओडी मान लो 500 आ रही है, इसका मतलब बहुत वेस्ट है। 250 आ रही है, वेस्ट कम हो गया। अब मान लो मैंने अभी अभी लिया, इसमें से सैंपल लिया 1 लीटर और 10 दिन बाद लिया, अब डाइजेशन हो चुका है तो सैंपल में अब भाई वेस्ट डाइजेस्ट हो चुका ना, तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड कम आएगी ना। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 फास्ट। ऋषि साहू समझ गए बेटा, कोई बात नहीं, आप टेस्ट दो बेटा। बीओडी चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, बीओडी ऑक्सीजन की डिमांड है तो हम उसको चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं प्रॉपर तरीके के, वो है ना, उस तरीके से। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, क्या थर्सडे को जेनेटिक स्टार्ट है? 100%। अगर आपने कर लिया टॉपिक तो आगे चलते हैं, है ना, आगे चलेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो हमारे पास, आप चाहो तो इसको कर सकते हो कि किस टैंक में क्या हो रहा है। सेटलिंग टैंक में एनारोबिक में प्रोसेस कौन सा हो रहा है, फर्मेंटेशन होगी, है ना, एक तरह का फर्मेंटेशन होगा। यस, एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, गैस कौन सी बनेगी? यस, सम अमाउंट ऑफ स्लेज इज सेंट फ्रॉम, नहीं यहां से नहीं भेज रहे, यहां से भेजते हैं सेटलिंग टैंक से, यहां से इसमें भेजते हैं, है ना। ठीक है, तो ये चाहो तो करा दिया, वैसे मैंने इसकी जरूरत नहीं है, आपको बता दिया। इतना लिख लिया तो पहले बताओ, आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है फ्लॉक कैसा दिखता है, ये देख लो, ये फ्लॉक ऐसा दिखता है। ठीक है, अब मैं आपको बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो गंगा एक्शन प्लान यही है, मेजर रिवर, जो बड़ी रिवर्स हैं, बहुत सारी बड़ी रिवर्स हैं, उस पे बनाना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मेजर रिवर्स पे। ठीक है, यस, आ जाइए। तो हम बात करते हैं बेटा बायोगैस प्लांट की, हम बात करते हैं बायोगैस प्लांट की। विनीत, मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने लिखा है कि अगर पिछले अगले साल 550 होंगे तो जीएमसी मिल जाएगा, क्या ये सवाल ठीक है? तू अपने आप से बता। एक साल था जिसमें 550 में कुछ नहीं मिला, एक साल था, तो ये डिपेंड करता है किस पे, पेपर कैसा आया। तो हमें पता है पेपर कैसा आएगा, हाँ उनको पता है जो वीडियो बना रहे हैं वहां बैठे बैठे। पढ़ ले। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तुम्हारी जनरेशन की, तुम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, तुम पढ़ाई के पीछे नहीं भाग रहे हो। जिस दिन तुम पढ़ाई के पीछे भागने लगोगे ना, तो रिजल्ट की तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी। जिस बच्चे को एक्चुअल में आता है ना, उसको सच में बहुत टेंशन नहीं होती रिजल्ट की। उसको तो ये कॉन्फिडेंस होता है ऐसी की तैसी में जाए रिजल्ट, मैं तो कर लूंगा कुछ ना कुछ जीवन में बढ़िया। आपको समझ क्यों नहीं आती ये बात? आप पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते उन बातों को। वो चार्ट नहीं चाहिए बेटा आपको बीओडी का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, नहीं कोई डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं, ये प्लान हमारी कंट्री में है, बिल्कुल है। आगे आ जाओ, आप बायोगैस की बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास बायोगैस जो है वो एग्जैक्टली क्या होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी विद मेनी गैसेस। ध्यान सुनेंगे। कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओ फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? किसी को याद है? एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल मतलब
अगर कोई माइक्रोब्स काम करेगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस बनती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं डॉ यूज कर रहा हूं, अगर मैं डॉ यूज करूंगा तो क्या बनेगा, मेरे पास CO2 फॉर्म होती है। यस, किसमें, फर्मेंटेशन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? फर्मेंटेशन में CO2 फॉर्म होती है, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं, ध्यान सुनेंगे, अगर मैं सेलुलोज यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, सेलुलोज यूज करूंगा, और मैं यूज करूंगा, ध्यान सुनेंगे, मैं यूज करूंगा मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, तो एंड प्रोडक्ट में मेरे पास क्या बनेगी, एंड प्रोडक्ट में मीथेन बन सकती है, मेनली मीथेन बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बायोगैस प्लांट में टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, आप सबने थोड़ा बहुत तो सुना हुआ है। तो बायोगैस का क्या मतलब होता है बेटा? बायोगैस का मतलब होता है हमारे पास जो हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ गैसेस जिसमें मेनली मीथेन है, जिसमें क्या है, मेनली मीथेन है, और भी गैस है पर ज्यादा क्या है, मीथेन है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी का अलग अलग गैस बनाता है। अगर मैं आटा है उस पे ये फर्मेंटेशन कर रहा हूं तो मेरे पास CO2 बन रहा है ना। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया यूज कर रहा हूं तो मीथेन भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस किस बात पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ गैस डिपेंड करती है, ए टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, या टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जिसपे वो काम कर रहा है बैक्टीरिया, है ना। जैसे एग्जांपल है, मान लो सेलुलोज है कि नहीं है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो काऊ बफेलो है उसके खाने में बहुत सेलुलोज होता है। दूसरा माइक्रोब्स कौन सा है, क्या है, माइक्रोब्स कौन सा है, माइक्रोब्स। यस, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो काऊ और बफेलो है, काऊ और बफेलो जो हैं, कैटल जो हैं, बेसिकली जो कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है, कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा समझ में आता है, वेस्ट। तो जो कैटल मतलब गाय भैंस, उसका जो एक्सक्रीटा होता है उसमें बहुत सारा अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है। यस, क्लियर है, जिसका एनारोबिक डाइजेशन पॉसिबल है। एनारोबिक डाइजेशन उसका मीथेन बनाएगा। एनारोबिक डाइजेशन क्या देगा, गिव मीथेन। क्या बनाएगा, मीथेन बना देगा। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? इस बात में कोई दिक्कत है? और जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से, मैं बता देता हूं। माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं वो है मेरे पास मिथेनोजन। कौन से हैं, मिथेनोजन है। आर्कीबैक्टीरिया, यस, एग्जाम्पल के लिए मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजन एक ग्रुप है, मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पल है, जीनस है। क्लियर है? यस। इनकी लोकेशन कहां थी, याद करो। इनकी लोकेशन है कि स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन। र्यूमन क्या है, पार्ट ऑफ स्टमक। पार्ट ऑफ स्टमक किसका, कैटल का, उसमें प्रेजेंट थे। एंड हेंस किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन एक्सक्रीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोबर, है ना। सर ये तो फिर हमारे दिमाग में भी होगा। हाँ, तुम्हारे दिमाग में हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस। यस, ये बायोगैस है। टाइप ऑफ गैस किस चीज पे डिपेंड करती है, देखो। माइक्रोब इन्वॉल्व कौन सा, यस। माइक्रोब्स की लोकेशन कौन सी है, स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं, उनमें से एक चैम्बर होता है कैटल में, र्यूमन। वहां पे प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, और फिर वो उसके गोबर में प्रेजेंट होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि क्या सबके एक्सक्रीटा से बायोगैस बना सकते हैं? नहीं। उसके लिए मेरे पास उसके गोबर में अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होना चाहिए। तो इसका मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा से नहीं बना सकते। हम घास नहीं खाते, हम कैटल नहीं है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है? और बायोगैस प्लांट में जो गैस बनती है बेटा, बायोगैस प्लांट में जो हमारे पास गैस फॉर्म होती है, देखो कौन कौन सी बनती है।
जो गैस फॉर्म होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है मीथेन CH4, उसके अलावा है CO2 एंड हाइड्रोजन, ये गैस बनती है। H2S यहां नहीं बनती। H2S तब बनेगी जब ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा। क्लियर? बकरी से बन सकती है। बकरी कितना एक्सक्रीटा होता है भाई बकरी का? फिर मैं बोलूंगा खराब लगेगा तुझे। गोबर चाहिए बहुत ज्यादा, तभी तो वेस्ट यूज होगा। अनडाइजेस्टेड चाहिए। अनडाइजेस्टेड। क्लियर है? हाँ, हो गया। शाबाश। उज्जवल, तुम्हारे घर के आसपास हाथी होते हैं बेटा? हाँ, हाथी है घर के आसपास? कितने हाथी रहते हैं गांव में? हाथी पालते हैं लोग? बायोगैस प्लांट गांव में क्यों बना पाते हैं, क्यों कम्युनिटी में बन पाता है? क्योंकि गोबर अवेलेबल है। ठीक है, आप समझो ध्यान से। बेसिकली क्या है बच्चे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल एक्सक्रीटा अवेलेबल है। कैटल एक्सक्रीटा अवेलेबल है विलेज में, इसीलिए वहां बनाते हैं। अब आप सोचो कि गोबर फिर गाय भैंस का ही मिलेगा। अब बायोगैस प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट है सुन लो ध्यान से, पहले समझ लो चीजों को। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो पहले एक बार। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, है ना? बायोगैस प्लांट कैसे दिखता है, क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले बायोगैस प्लांट में क्या क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक टैंक होता है। ऐसे मैं बना ही देता हूं आपके लिए। सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, 10 से 15 फीट का ऐसा गहराई में पानी, मतलब जमीन के अंदर ऐसे टैंक होता है 10 से 15 फीट का। ठीक है सर? यहां से हम स्लरी मिक्स करके डालते हैं। ऐसे स्लरी मिक्स करके यहां से डालते हैं। स्लरी क्या होता है बेटा? व्हाट इज स्लरी? स्लरी होता है गोबर प्लस पानी, गोबर प्लस वाटर, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी होता है। वो मिक्स करके हम यहां से डाल देते हैं इसमें। ठीक है, यहां से हम इसको डाल देते हैं, यहां से इसको डाल देते हैं ऐसे। अब क्या होगा बेटा, इस पे मैंने वो लगा रखा, इस पे इस तरीके से हमने कवर लगा रखा होता है ऐसे। और वो कवर जो होता है वो मूव करता है, मतलब इस तरीके से कवर होता है, और गैस से वो गैस इसमें बनती है। और ये कवर जो है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। और यहां से पाइप लगा रखा है गैस की सप्लाई का। तो ये गैस की सप्लाई का है। अब यहां से आप चाहो तो अनडाइजेस्टेड जो है उसको वापसी निकाल सकते हो, क्योंकि उसको निकालोगे नहीं तो जगह भर जाएगी। तो उसको मेन्योर की तरह यूज कर सकते हैं अनडाइजेस्टेड। जो अनडाइजेस्टेड है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, मेन्योर की तरह। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंपोनेंट में आप क्या देखोगे बेटा, कंपोनेंट में आप क्या देखोगे? तो एक तो मेरे पास 10 से 15 फीट का, मतलब जमीन के अंदर बनाते हैं उसका टैंक होता है मेरे पास। क्लियर है? फिर मेरे पास क्या होगा बेटा, गैस होल्डर होता है, जो गैस को होल्ड करेगा या गैस को कंटेन करेगा, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है? जो फ्लोटिंग होता है, जो कैसा होता है, फ्लोट करता है, फ्लोटिंग ऑन गैस। वो गैस पे फ्लोट करता है। ये पूछेगा कैसा चैम्बर, ये सब नहीं। उसके बाद क्या होता है बेटा, हम स्लरी स्लरी को ऐड करते हैं एक जगह से। अब स्लरी क्या होता है, हमारे पास गोबर प्लस पानी, उसको मिक्स करते हैं। उसको क्या करते हैं, इनपुट, वो इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा बेटा अनडाइजेस्टेड को हम रिमूव कर सकते हैं। अनडाइजेस्टेड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं एज अ मेन्योर। यूज एज अ मेन्योर। मेन्योर से फायदा क्या होगा भाई, अनडाइजेस्टेड है, इसका मतलब बैक्टीरिया उसको अच्छे से तोड़ नहीं पाया। तो मेन्योर क्या होता है, उसमें स्लो डाइजेशन होता है, तो मिट्टी में रहेगी चीज ज्यादा देर तक। अब मेरे पास क्या है बेटा, इसका यूज क्या है? यूज कहां करते हैं, विलेज में।
कहां करेंगे बेटा? विलेज में किसके लिए? एक तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, लाइटिंग के लिए। लाइटिंग मतलब रोड पे लाइट लगाने के लिए, एंड एज अ फ्यूल यूज करते हैं, घर में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इसको बनाया जाता है उस तरीके से। अब हमारे पास क्या है बेटा, केवीआईसी और आईएआरआई क्या है? ये केवीआईसी और आईएआरआई क्या है बेटा, इनकी फुल फॉर्म देखेंगे। इन्होंने डेवलप किया था इसकी टेक्नोलॉजी को, तो इसका नाम है खादी। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने डेवलप की थी टेक्नोलॉजी। और आईआरआई आपको पता होना चाहिए, इंडियन एग्रीकल्चर, पूसा में, दिल्ली में है, पूसा रोड जगह है, वहां पर है, कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है बेटा? ये बोथ प्रेजेंट इन पूसा रोड, है ना, इन दिल्ली। सॉरी, दिल्ली में क्यों, मैं कह रहा हूं बोथ डेवलप दिस बायोगैस प्लांट, बोथ डेवलप बायोगैस प्लांट, बोथ डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना ही पूछेगा आपसे। इसमें क्या क्या पूछेगा बेटा? सेकेंडरी इफ्लुएंट रिवर में छोड़ने के बाद क्या होता है? रिवर में चला गया। अच्छा, अगर उसका टर्शरी ट्रीटमेंट करते तो यूज कर सकते थे ह्यूमन यूज में। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन मिला देते हैं, है ना, बैक्टीरिया मार देते हैं कुछ हार्मफुल, है ना। हाँ, यस, अब ठीक है। फोर्थ लाइन के लास्ट में क्या लिखा है बेटा? अनडाइजेस्टेड को रिमूव कर देते हैं, अनडाइजेस्टेड को रिमूव कर देते, यूज करते एज अ मेन्योर, खाद की तरह से यूज करते हैं। ठीक है, डन है। प्लीज बैक स्लाइड में ऐसा कुछ था नहीं, पर फिर भी दिखा देते हैं आपको। अच्छा, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो गैस आ सकती है, मैं मार्क कर देता हूं क्वेश्चन में। एक तो गैस पूछ सकता है कौन कौन सी बनी है, उसके बाद ये बैक्टीरिया का नाम पूछ सकता है, मीथेन बायोगैस कौन सा बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन इससे नॉर्मली बनते हैं और नहीं बनेंगे। अब ये नहीं पूछेगा कितने फीट गहरा गड्ढा था, ये सब नहीं पूछता नॉर्मली, है ना। यस, लिख लो फटाफट से। पूसा यूनिवर्सिटी पहले पटना में थी, वहां से मूव कर दिया गया, बिल्कुल टू टू 100% सही बात है। पहले नोट कर लो इसको। हाँ, नोट करिए बेटा जल्दी से। रिवर में छोड़ दिया बेटा, वहां वहां छोड़ दिया, जाने दो उसको, सेकेंडरी इफ्लुएंट को, क्यों परेशान हो। जल्दी नोट करो, आगे चलेंगे। दो छोटे टॉपिक है, एक बायो कंट्रोल एजेंट और एक है बायो फर्टिलाइजर, बस खत्म। लिख लिया बेटा? लिख लिया? गैस का यूज चूल्हा जलाने में, हाँ, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं बेटा, और लाइटिंग में तो यूज करते ही हैं। ठीक है, अब मैं बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि ये रिसेंट चीजें हैं। अब देखो, मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। क्या हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है, बायो कंट्रोल का मीनिंग है कि आप क्या करते हो, आप क्या यूज करते हो, आप बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हो। आप क्या यूज करते हो, बायोलॉजिकल मेथड। किस लिए?
टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट। हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या यूज किया है? बायोलॉजिकल मेथड यूज किया है। आपने बायोलॉजिकल मेथड यूज किया है हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। प्रॉब्लम कहां है? सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है बेटा? कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल कहां से गई थी एक बार बता दो, फिर से दोबारा बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से गई थी एक बार फिर से बता दो, दोबारा बता रहा हूं। प्रॉब्लम से मैं बताता हूं कैसे। देखो क्या हुआ है, आप क्या यूज कर रहे हो बेटा? मेथड यूज कर रहे हो क्या करने के लिए? टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट। ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट को आपको यूज करने के लिए आपने क्या किया, मतलब मारने के लिए आपने ये काम किया। प्रॉब्लम क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइज सॉरी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में पेस्ट वो लिख दिया, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये क्या होते हैं? और पेस्टिसाइड है। देखो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हैं वो एक तो टॉक्सिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं सॉइल और वाटर का, तो नुकसान पहुंचाते हैं। बायो कंट्रोल मेथड क्या है? यूज बाय ऑर्गेनिक फार्मर, जो यूज करते हैं उन्हें ऑर्गेनिक फार्मर कहते हैं। इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता। तो कैसे काम करते हैं वो मैं बता रहा हूं। कोई केमिकल यूज नहीं, नो केमिकल यूज्ड। यस, इतनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा मेथड है, आपकी क्रॉप में कीड़े लग गए, आपने उसको मारने के लिए केमिकल यूज नहीं किया, आपने क्या किया, इन किसी पेस्ट को मारने के लिए केमिकल यूज नहीं किया, बायो कंट्रोल मेथड यूज किया। क्लियर है यहां तक? यहां तक ठीक है? पहले बताओ, देखो क्या कह रहा है। इन मॉडर्न सोसाइटी, देखो इन मॉडर्न सोसाइटी हमारे पास क्या है? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो केमिकल जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन के लिए भी होते हैं। और वो क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, सॉइल को, ग्राउंड वाटर को। क्लियर है? सही है? यस, यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब हम जरा समझेंगे किस तरीके से हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, उसका क्या प्रिंसिपल है आपको, और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट डेवलप किया जाता है। सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, पहले समझो बात को, इसका क्या सिद्धांत है। फिर मैं इसकी वो लाइनें पढ़ूंगा जो एनसीईआरटी की आपको कंफ्यूज कर सकती है। ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, यहां तक लिख ले, पहले बताओ। बायो कंट्रोल एजेंट समझ में आ गया? आप कोई बायोलॉजिकल मेथड से क्या कर रहे हो, आप इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट को मार रहे हो। ईशान मेरे को एक बार मैसेज करना कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, है ना? ईशान देख ले मैसेज बेटा मैंने। आइए, छुट्टी कब होगी बेटा? ये बायो कंट्रोल और बता दूं बायो फर्टिलाइजर, बस खत्म। छुट्टी छुट्टी है तेरे जीवन में फिर मेरे से तो, है ना? चल आ जा। अब इधर देख, प्रिंसिपल क्या है सबसे पहले तो ये समझ। हम इसका प्रिंसिपल ये है बेटा, देखो बायो कंट्रोल एजेंट बेस्ड किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन। किस पर बेस्ड है? नेचुरल प्रिडेशन पे।
मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो ये प्लांट है, ठीक है, इस पर कोई कीड़ा खा रहा है, आपने उसका नेचुरल प्रीडेटर वहां डाल दिया। तो बायो कंट्रोल एजेंट बेस्ड किस पर है? नेचुरल प्रीडेशन पे। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, नेचुरल प्रीडेटर ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट उसको वहां इंट्रोड्यूस करेंगे। उसको क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है? हम नेचुरल प्रीडेटर वहां लाएंगे, किसका? हार्मफुल इंसेक्ट का। इस बात में कोई दिक्कत है तुम्हें? ये बताओ। ठीक है, क्लियर है? हम कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, है ना? अच्छा, दूसरा मेरी बात सुनो ध्यान से। दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव करता है, ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो बिलीव करता है, उसका बिलीव ये है कि हमारे पास, उसका बिलीव ये है कि हमें क्या करना है, हमें 100% किलिंग ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट नॉट रिक्वायर, हार्मफुल इंसेक्ट नॉट रिक्वायर। क्योंकि हम ये मानते हैं जितनी बायोडाइवर्सिटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। हम 100% किलिंग नहीं मानते। मोर बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प, मोर बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प। तो ये दो बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है कि भाई बायो कंट्रोल एजेंट किस पर आधारित है, किसी का नेचुरल प्रीडेटर वहां डाल दो। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मर का ये बिलीव है कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं है। हमें 100% नहीं मारना किसी इंसेक्ट को, हमें उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है एट मैनेजेबल लेवल पे। उसे कंट्रोल रखना है किस पर? एट मैनेजेबल लेवल पर। मैनेजेबल समझ में आता है कि वो मैनेज हो सके, मैनेजेबल लेवल पर उसको कंट्रोल करना है। क्या यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? पहले बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ईशांत बेटा, वो तो अब तेरे को खोजना पड़ेगा कि कहां पर, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो दो चीजें हैं, मैं केमिकल यूज नहीं करूंगा, किसी का नेचुरल प्रीडेटर यूज करूंगा। दूसरा, मैं 100% नहीं मारना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि लेवल लो मेंटेन रहे, ताकि बायोडाइवर्सिटी, जितनी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे उतना मेरे लिए फर्दर अच्छा रहेगा। अब कैसे डेवलप करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट? तो मुझे क्या पता होना चाहिए? हाउ टू डेवलप बायो कंट्रोल एजेंट। हाउ टू डेवलप बायो कंट्रोल एजेंट, तो मुझे दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। मुझे बायो कंट्रोल एजेंट कैसे डेवलप करना, उसके लिए दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला, हमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड हार्मफुल इंसेक्ट उसकी डिटेल नॉलेज हो। यस और नो? भाई, जब तक आपको नहीं पता प्लांट जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है और उसका हार्मफुल इंसेक्ट कौन है, वो चीज नहीं पता हो, देन नेचुरल प्रीडेटर हम लोग फाइंड करेंगे। नेचुरल प्रीडेटर, ठीक है, ऑफ दैट इंसेक्ट, ठीक है। और उस तरीके से हम, देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे एक बायो कंट्रोल एजेंट चाहिए। अब मुझे पता है ये प्लांट 6 महीने तक जिंदा है और इसके आखिरी महीने में अटैक आता है उस इंसेक्ट का, तो मुझे पता है वो कौन से महीने में आता है। तो उसी महीने के आसपास में उसका प्रीडेटर, नेचुरल प्रीडेटर वहां इंट्रोड्यूस करूंगा। अब मान लो मेरा मेरा जो नेचुरल प्रीडेटर है वो कुछ दिन जिंदा रहता है, मैं स्टार्टिंग के मंथ में इंट्रोड्यूस कर दूं तो चीजें चलेंगी नहीं ना। तो कहीं ना कहीं मुझे, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट डेवलप करने के लिए इन सबकी लाइफ साइकिल्स के बारे में पता होना जरूरी है। क्या यहां तक समझ में आ गया? ईशांत राठौर, आपको खुद पता करना पड़ेगा कहां मैसेज करना है। ये बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं खोज लेते हैं, है ना? ऐसे ही खोज लो तुम भी। अब मैं यह नंबर तो दूंगा नहीं। यस, है ना? लास्ट लाइन बता दो, मेरी बात समझ ध्यान से। मैं बायो कंट्रोल एजेंट डेवलप कैसे करूंगा? जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट 6 महीने तक जिंदा रहता है ना? ये मान लो 6 महीने तक पूरा इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में एक इंसेक्ट है जो इसको नुकसान पहुंचाता है। अब मुझे बताओ, मुझे जब तक इसके इंसेक्ट की लाइफ साइकिल ना पता हो, मुझे प्लांट की ना पता हो, मैं इसको कैसे, मतलब कंट्रोल करूंगा? मुझे पता है कि ये जो इंसेक्ट है ना, ये लीफ पर ना अपने लार्वे छोड़ेगा, और मेरे पास एक ऐसा और इंसेक्ट है जो इसके लार्वे खाता है, ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, उसको ले आऊंगा फिर। तो मुझे इसके बारे में पता हो, प्लांट के बारे में पता हो, तभी तो डेवलप करोगे। कैसे करोगे? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब एनसीईआरटी ये बात बोलती है कि
जो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी, भाई आप उस इंसेक्ट को हार्मफुल वाले को भी 100% मत मारो, तो जितनी बायोडाइवर्सिटी है फर्दर हेल्थ, हेल्थ मतलब और ज्यादा अच्छा हेल्थ बना के देगी आपको आपके इकोसिस्टम का, ये कहना चाह रहा है। यहां तक क्लियर है? अब लाइनें पढ़ो, आपको मजा आएगा पढ़ के। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी बहुत शानदार लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि बायो कंट्रोल एजेंट किस पर रिलाई करते हैं, बायो नेचुरल प्रिडेशन पर रिलाई करते हैं, ठीक है। अ की बिलीफ फॉर ऑर्गेनिक फार्मर दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प, एक ऑर्गेनिक फार्मर मानता है जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी हेल्प होगी, ठीक है, जितने ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मर वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर इंसेक्ट, है ना, जिसको हम पेस्ट कह रहे हैं, आर नॉट इरेडिकेटेड, पूरी तरह से उसका उन्मूलन नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, पर उसको मैनेजेबल लेवल पर बनाए रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो पढ़ो इसे, क्लियर है। जबकि कन्वेंशनल जो प्रैक्टिस है या केमिकल है वो 100% मार देता है उस इंसेक्ट को, उससे नुकसान पहुंचता है इकोसिस्टम को। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गई? बेटा कौन किसका प्रेडेटर होता है, एग्जांपल्स दिखा रहे हैं आपको, है ना, वो कर रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, है ना, क्लियर है। जैसे मैं कुछ बायो कंट्रोल एजेंट के नाम आपको दिखा रहा हूं, देखो इधर मैं नेम ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट लिख रहा हूं और वो किसके इफेक्टिव है अगेंस्ट, वो हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास एक बायो कंट्रोल एजेंट है, एक इंसेक्ट है, उसका नाम है लेडी बर्ड, और वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिव अगेंस्ट एफिड्स। क्या नाम है? एफिड्स। एफिड्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अब एफिड्स का आपको डायग्राम देखना पड़ेगा खुद से। ड्रैगन फ्लाई किसको किल करती है? मॉस्किटो को। किसको किल करती है? मॉस्किटो को। हाँ भाई, इसमें हार्मफुल कौन है, ड्रैगन फ्लाई या मॉस्किटो? हार्मफुल कौन है? मॉस्किटो हार्मफुल है। ड्रैगन फ्लाई क्या है? वो टिड्डा होता है। ड्रैगन फ्लाई क्या है? ये बायो कंट्रोल एजेंट है। यहां तक समझ में आ रही है? अब उसके बाद हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस होता है। बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस होता है। ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स के ऐसे पैकेट्स आते हैं, ऐसे आते हैं शैशे, शैशे पता है, पैकेट्स। अरे क्लिनिक प्लस का जो पैकेट आता है या किसी भी चीज का, ऐसे पैकेट्स आते हैं। उनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं पानी में, मिक्स विद वाटर, और उसको स्प्रे कर देते हैं। किस पे स्प्रे कर देते हैं? स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पे, और वो किल करता है हार्मफुल इंसेक्ट को, किल करता है हार्मफुल इंसेक्ट को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। किस पर? ऑन कुछ फ्रूट की क्रॉप्स है और ब्रासिकेसिए, इनके ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर मैं आपसे कहूं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं बायो कंट्रोल एजेंट के, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी मेरे पास ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है, इसको भी यूज करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा क्या है बेटा? एक फंजाई है, फंजाई है। और ये कैसी होती है? फ्री लिविंग होती है। कहां रहती है? ये प्रेजेंट होती है रूट में, प्रेजेंट होती है सॉइल में। तो इसका मतलब कौन से इकोसिस्टम में? रूट इकोसिस्टम में। तो क्या होगा बेटा? ये हार्मफुल इंसेक्ट को किल करती है ना। तो ये क्या करती है? कंट्रोल करती है हार्मफुल इंसेक्ट को सॉइल में, कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट। ऐसे ही मेरे पास एक वायरस है, उनका नाम है बैक्यूलो वायरस। क्या नाम है? बैक्यूलो वायरस। और वो बिलोंग करते हैं इस जीनस से, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो जीनस, इस जीनस को बिलोंग करते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है? बैक्यूलो वायरस किसको मार सकते हैं? किल स्पेसिफिक इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट
लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है जो एफिड्स को कंट्रोल करता है। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है? ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है? मॉस्किटो को। बैसिलस thuringiensis जो है वो बैक्टीरिया है और उसके स्पोर्स आते हैं जिनको मिक्स करते हैं पानी के साथ और स्प्रे करते हैं क्रॉप पे। ये किल करता है किसको? हार्मफुल इंसेक्ट को। किस पे? फ्रूट क्रॉप पे। ट्राइकोडर्मा फंजाई है जो प्रेजेंट है किसमें? सॉइल में, कंट्रोल करता है हार्मफुल इंसेक्ट को। बैक्यूलो वायरस क्या है बेटा? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोजीनस, इसमें हमारे पास होता है, इस जीनस को बिलोंग करता है और ये इंसेक्ट को किल करता है। इसका इफेक्ट नहीं होता। नॉट किल किसको? फिश को नहीं मारेगा, मैमल्स को नहीं मारेगा, बर्ड्स को नहीं मारेगा, बर्ड्स को एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट को। ये वायरस है, ये नॉन टारगेट इंसेक्ट जिसको हम मारना नहीं चाहते, जिनको ये मारता नहीं है, उसको नहीं करेगा। तो किल स्पेसिफिक इंसेक्ट ऑन आर्थ्रोपोड्स। तो अगर आप ध्यान से देखो टोटल 5 बायो कंट्रोल एजेंट बताए हैं। उनमें से ये क्या है? ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, ये बैक्टीरिया है, ये फंजाई है और ये वायरस है। तो ये सारे क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें ये देखो ये माइक्रोब्स हैं। भाई ये दो माइक्रोब्स नहीं, ये तो है माइक्रोब्स। तो क्या होता है? बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसे बीटी कॉटन बनता था बायोटेक में। उसके स्पोर्स आते हैं, पैकेट्स आते हैं, उनको पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं। तो जो ब्रासिकेसियाई है, मतलब मस्टर्ड का प्लांट है या फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनको उनको ये बचाता है। ऐसे ही मेरे पास ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है जो मिट्टी में मिलती है, मिट्टी में वो फ्री लिविंग होती है, वो किल कर सकते हैं इंसेक्ट को। बैक्यूलो वायरस का जीनस जो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोजीनस है। ये स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करते हैं। स्पेसिफिक मतलब ऐसे इंसेक्ट जो मतलब ये टारगेट करता है। इससे क्या फायदा होगा? जो हार्मफुल इंसेक्ट नहीं है, जो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उनको नहीं मारेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अब ये टेबल देखो, आप अगर मेरे से पूछो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स में से ये है, बिल्कुल है। क्योंकि क्या होगा, आपसे देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब बायो कंट्रोल एजेंट कैन किल इंसेक्ट 100%, सही है गलत? गलत है, कंट्रोल करना है। अब बायो कंट्रोल एजेंट इज बेस्ड ऑन प्रीडेशन, ये सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर ये एग्जांपल्स हैं इसके, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? नोट कर लो, लास्ट के 10 मिनट बता रहे हैं बस। बेटा ये यूज कम होता है, रीजन क्या है? ये इजीली अवेलेबल नहीं है, पर मार्केट में अब आने लगे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। पर मैं फिर बोल रहा हूं, फार्मर जो है चीजों को तब ज्यादा यूज करता है जब वो आसानी से यूज कर पाए। यस, बना लो जल्दी से। लिख लिया बेटा? कोई डाउट आ रहा है क्या? सर डीपीपी नहीं आया अभी तक। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं करता हूँ, एक सेकेंड दो। मैं भेजता हूँ बेटा, आपको अभी भेजूंगा। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आईपीएम कहते हैं। ये आईपीएम क्या होता है आप समझना ध्यान से, पहले इसकी फुल फॉर्म समझो। आईपीएम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ध्यान सुनेंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये क्या तरीका होता है बेटा? क्या होता है हमारे पास,
ये उन जगह किया जाता है जहां पर मुझे पता है बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो आईपीएम क्या होता है बेटा, आईपीएम क्या होता है कि हम क्या होते हैं, कुछ एरियाज बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं। तो सम एरिया आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव। वहां पर कुछ इंसेक्ट को मार दोगे तो पूरा डिस्टरबेंस खराब हो जाएगा, मतलब पूरा सॉरी पूरा वो जो कहते हैं ना बैलेंस खराब हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है कि नॉन टारगेट इंसेक्ट्स जो हैं उनकी किलिंग प्रिवेंट करनी होती है, उनकी किलिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो उसकी जो टेक्निक है ना भाई, कुछ ऐसा करें कि नॉन टारगेटेड ना मरे, तो उसके लिए बैक्यूलो वायरस यूज कर सकते हैं। उसकी टेक्निक को आईपीएम कहते हैं। आईपीएम क्या है, एक तरीका है जिससे आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में इंसेक्ट की किलिंग करते हो पर नॉन टारगेट वालों को नहीं मारने देते। तो आईपीएम के लिए क्या है, फॉर आईपीएम बैक्यूलो वायरस बेस्ट है। फॉर आईपीएम जो है हमारे पास बैक्यूलो वायरस जो है वो बढ़िया है, सूटेबल है, क्योंकि वो नॉन टारगेटेड की किलिंग नहीं करता, ये सूटेबल है। इतनी चीज समझ में आ रही है, इतनी चीज समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा। डीपीपी पहले तो अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, है ना। हाँ ठीक है, पहले टेलीग्राम चैनल पे भी डालता हूं, ऐप पे भी डालता हूं। अगर ऐप पे उन्होंने अपडेट नहीं करी तो वहां से उठा लेना आज, और आज ही इसको कर भी लेना भाई, प्रभु आज कर लेना। ठीक है, लास्ट चीज बताने जा रहा हूं। यस, बायो फर्टिलाइजर बताने जा रहा हूं लास्ट। करें, इतना लिख लिया तो मैं बता दूं। आईपीएम समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा, गेहूं के ऊपर लीफ पे वो लग गया और तू पूछ रहा है मेरे से कौन सा एज, मेरे को कैसे बताओ? खेती थोड़ी करता हूँ यार मैं तो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं एग्रीकल्चर थोड़ी करता हूँ। तुम्हें पता नहीं, बच्चे जैसे हरकतें हैं तुम्हारी। अब आ जाओ जरा बायो फर्टिलाइजर बताना। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते। तो जैसे हमने बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है भाई, पोल्यूशन कॉज बाय केमिकल फर्टिलाइजर। तो वी नीड टू स्विच ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज करते हैं क्या, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, ताकि हम हार्मफुल इंसेक्ट को मार सके, एंड बायो फर्टिलाइजर। इतनी बात याद रहेगी ना। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट की जो मिनरल्स हैं उनको रिप्लेनिश करता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है बेटा, बायो फर्टिलाइजर्स आर दोज माइक्रोब्स which can replenish, which can replenish वापसी ला सके, replenish न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। भाई सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को वापसी ला सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। और मेनली मेरे पास 3 बायो फर्टिलाइजर है मेनली। एक मेरे पास है बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, दूसरा है मेरे पास साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों मेरे पास क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तीसरा मेरे पास है बेटा, हमारे पास माइकोरिजा। तो ये 3 हैं जो हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट, ऐसे इंसेक्ट या ऐसी चीजें, ऐसा माइक्रोब जो हार्मफुल वालों को कंट्रोल करे ना। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइज वो माइक्रोब्स हैं जो सॉइल की क्वालिटी को रिप्लेनिश मतलब वापसी ठीक कर सके। तो हम 3 चीजें यूज करते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मेनली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसके अलावा माइकोरिजा यूज करते हैं। क्लियर बच्चे? इस चैप्टर की अगर आप एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो, जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे उससे हो जाएगा, उसमें बहुत मुश्किल आपको कुछ आना ही नहीं है। यस, लास्ट स्लाइड दिखा दूं, एक बार दिखा देता हूं, और लास्ट स्लाइड पढ़ा रहा हूं बस, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना आपने। आईपीएम देखो क्या है, देखो क्या है, दिस इज डिजायरेबल, क्या, बैक्यूलो वायरस, व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व, बेनिफिशियल को बचाना है। तो ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। कहां पर किया जाता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में किया जाता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है नॉन टारगेटेड वाले को। क्लियर है बेटा? सही है। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रोब। देखो बायो फर्टिलाइजर के 3 एग्जांपल हैं, बायो फर्टिलाइजर के 3 एग्जांपल है, एक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दोनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। आप समझो ध्यान से, हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया क्या है, बोथ कैन फिक्स नाइट्रोजन, बोथ कैन फिक्स नाइट्रोजन। आपको पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब देखो क्या है एग्जैक्ट चीजें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में आप में से कितने लोगों को याद है सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक में 2 नाम थे, कौन से थे सर? राइजोबियम था और कौन सा था, याद है? राइजोबियम लेग्यूमिनस में और फ्रैंकिया था। फ्रैंकिया किस में था? नॉन लेग्यूमिनस में। क्लियर? उसके बाद सिम्बायोटिक के बाद फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब सॉइल में होते हैं। इसमें आता आपका अजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम, ये 2 नाम है, कर लेंगे इसको याद। तो ये बैक्टीरिया हो गया। अब साइनोबैक्टीरिया के साथ एक खास बात है, साइनोबैक्टीरिया 2 काम करता है। एक तो ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, प्लस फोटोसिंथेसिस भी तो करता है, ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर को कंट्रीब्यूट करेगा, 2 काम करता है साइनोबैक्टीरिया। ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसमें मेरे पास बेटा नोस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया, ये नाम है। क्लियर है? और ये फिक्स किसमें करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स किसमें करते हैं? ऑन टेरेस्ट्रियल, जमीन पर, एंड एक्वेटिक। एंड एक्वेटिक समझ में आता है, पानी वाले हैबिटाट में, जैसे कि राइस फील्ड में। किसमें? राइस फील्ड में। राइस फील्ड समझ में आता है, पानी भरा रहता है ना उसमें, राइस फील्ड में। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लस ऑर्गेनिक मैटर देता है, बैक्टीरिया सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये दोनों मिला के किसमें काउंट होते हैं? बायो फर्टिलाइजर में। यस बेटा, इकोलॉजिकली सेंसिटिव का मतलब, जैसे मैं आपको कहता हूं मेरी स्किन सेंसिटिव है तो इसका मतलब खराब हो जाएगी। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, एक बच्चा कह रहा है कि सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वो होते हैं जिनमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे एरियाज में आप हमेशा उन इंसेक्ट को मारेंगे जो मतलब एकदम ऐसा हो कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और भी कंट्रोल वे में। क्लियर है? अब बायो फर्टिलाइजर क्या, आप देखो केमिकल फर्टिलाइजर पोल्यूशन करते हैं, तो मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर यूज करती है। बायो फर्टिलाइजर क्या है? माइक्रोब्स है जो क्या कर रहे हैं, वापसी ला रहे हैं, और उसमें क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। यस, और माइकोरिजा। क्लियर है? माइकोरिजा। अब हमने किसकी बात करी है? बैक्टीरिया की। देखो बैक्टीरिया में कौन है? सिम्बायोटिक है मेरे पास ये दोनों, और फ्री लिविंग में अजोटोबैक्टर, ये हो गया। क्लियर है? यस। साइनोबैक्टीरिया देखो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, साथ में ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट करेगा। यहां पर नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। क्लियर है? यस बेटा, साइनोबैक्टीरिया में स्पिरुलिना भी है, यस, लेकिन इधर दे नहीं रखा। राइस फील्ड पता आपको कहां पर फिक्स करते हैं? जमीन पे, और कहां पर? देखो लिखा हुआ है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में। क्लियर है? अब माइकोरिजा देखो, आजकल क्या है, मार्केट में फार्मर्स वगैरह लाकर रेगुलरली यूज भी कर रहे हैं, किसको? बायो फर्टिलाइजर्स को। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं माइकोरिजा की। देखो क्या है, याद है माइकोरिजा क्या थी? किसी को याद है माइकोरिजा? ये प्लांट की रूट है, इसके साथ फंजाई के हाइफे होते थे, तो क्या बोलते हैं? माइकोरिजा क्या था? सिम्बायोटिक
association with root फंगल हाइफे, फंजाई के हाइफे। क्लियर है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट और फंजाई के हाइफे के बीच में। अब कौन सी फंजाई? कौन सी फंजाई? जीनस ग्लोमस। तो जो जीनस ग्लोमस है ना, और ये उसमें आता है बेटा एस्कोमाइस्टीज में। ये किस में आता है? एस्कोमाइस्टीज में। माइकोरिजा मेनली इसको बिलोंग करता है, मेनली बिलोंग टू दिस जीनस, मेनली बिलोंग टू दिस जीनस। कौन सा जीनस? जीनस ग्लोमस, एस्कोमाइस्टीज में आता है। अब माइकोरिजा क्या करता है बेटा? रोल क्या है माइकोरिजा का? ध्यान से सुनेंगे। रोल ऑफ माइकोरिजा, कैसे वो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है ना? क्या सबसे पहले वो मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, फास्फोरस मिनरल एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा? मेनली फास्फोरस। और क्या काम करेगा बताओ, अगर आपको याद है किसी को? दूसरा क्या करता है बेटा? मिट्टी के अंदर सैलिनिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज सैलिनिटी। डिक्रीज क्या करता है? सैलिनिटी। यस। अब मिट्टी सूखी है, पानी एब्जॉर्ब करके देगा प्लांट को, तो कंट्रोल करता है ड्रॉट। एक तरीके से सूखापन कंट्रोल करता है पानी का, कहीं और से पानी खींच के देगा उसको। और तीसरा जो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, वो कंट्रोल करता है रूट बॉर्न पैथोजन को। रूट के आसपास जो पैथोजन है ना, उसको कंट्रोल करता है, उनको किल करता है, कंट्रोल करता है। तो ना सिर्फ ये मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है फास्फोरस, उसके अलावा एडिशनल काम भी करके देता है। आप देख पा रहे हो ये? आप देखो एनसीईआरटी लिखती है जीनस ग्लोमस, है ना, फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है, रूट बॉर्न पैथोजन को किल करता है, ड्रॉट और सैलिनिटी, ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो माइकोरिजा क्या है? फंजाई की एसोसिएशन है रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट कौन से हैं? हायर प्लांट किसी को पता है? हायर प्लांट किसी को आइडिया है? हायर प्लांट्स पाइनस एंड ऑर्किड्स, जिम्नो और एनजियो दोनों आएंगे यहां पे। क्लियर? जिम्नो एनजियो दोनों आएंगे। यस। ग्लोमस क्या है बेटा? जीनस है। अब दोनों स्लाइड लिख सकते हैं आराम से। बैक्टीरिया में देखो क्या है बेटा? सिम्बायोटिक होता है और फ्री लिविंग होते हैं। सिम्बायोटिक में राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम किसमें फिक्स करता है? फिक्स इन लेग्यूम्स। और ये किसमें फिक्स करता है? फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम्स में। क्लियर है? सैलिनिटी होता है नमक ज्यादा हो जाना। नमक कैसे ज्यादा हो जाता है मिट्टी में? बताया था मैंने कभी? आपको पता है खेती करने के लिए पानी जमीन से निकालते हैं, बहुत सारा पानी उड़ जाता है, तो नमक ज्यादा हो जाता है, उस नमक को कंट्रोल करता है। यस। ठीक है, बस खत्म हो गया। इसको सॉल्व करें आप लोग। क्लियर है? क्लियर है? लिख लिया बेटा? ये लिख लो। अब क्वेश्चंस करने हैं आपको, कर लो, कितने भी करने हो। इनके क्वेश्चंस तो आसान आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट देना बस। नोट कर लो एक बार। देखो, आप खुद से बताना कि आपको से सारे क्वेश्चन बनने के हैं। जैसे ये क्वेश्चन है,
एनारोबिक बैक्टीरिया सीवेज में, तो मार्श गैस बनाना चाहिए। इथेनॉल कौन बनाता है? सैक्रोमाइसिस। यस। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल? आप बताओ, बताओ जल्दी से बेटा, कौन सा केमिकल प्रोसेस है? कर चुके हैं ना। फोर्थ, नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम है, माइकोरिजा है, नोस्टोक है, एग्रोबैक्टीरियम नहीं है। आप देखो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। अब ये वाला करते हैं एक बार जरा। डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटी, हाई बीओडी एट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक, इज प्रोसेस बाई एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये ठीक लग रहा है भाई? एनारोबिक का तो कोई मतलब ही नहीं ना बीओडी से, ये तो गलत है इस वजह से। व्हेन ट्रीटेड इन एसटीपी डज नॉट रियली रिक्वायर एरेशन, ये तो गलत हो गया ना, रिक्वायर है। हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड और डिसॉल्व सॉल्ट्स, बेटा सॉल्ट्स नहीं है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो ज्यादा सही कौन सा बनेगा? सेकंड। यस, सिटीज की बात कर रहा है। एक पेशेंट है, उसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, क्या लगाना चाहिए? कौन सा इंजेक्शन लगेगा? याद करो। एक पेशेंट है, उसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, क्या लगा दें उसको? स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर। यस। तो आप अगर देखोगे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, हाँ भाई, मोनस्कस परप्यूरियस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ये कर चुके हैं हम। यहां पे आ जाओ। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कौन बनाएगा? एस्परजिलस। यस। बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट, बटरफ्लाई, कैटरपिलर। अब क्या है बेटा, कैटरपिलर आता है डाइप्ट्रा में। देखो ये दोनों तो आएंगे नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस ये रह नहीं, ये है नहीं, आपके पास एक ही बायो कंट्रोल एजेंट दे रखा, बैसिलस थ्रूएनजेनेसिस। और देखो, ये देखो एनारोबिक्स, मैंने क्या बोला था? गैस याद करनी है। ये देखो, गैसेस आर एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर में कौन सी गैस बन रही है भाई? एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर में कौन सी गैस बन रही है बताओ? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, कौन सी बन रही है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, कौन सी बन रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड बन रही है, मीथेन बन रही है, यही बन रही है। देखो CO2 ओनली, ये गलत हो गया। ऑक्सीजन नहीं बन रही, ये बन रही है। सेकंड आएगा, गट में क्या होगा? मिथेनोजन। फर्स्ट बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रही है बताओ बस, बन रहे हैं ना? हाँ, क्लियर है? ये आ जाओ, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड, पेनिसिलियम नोटेटम, एसिटिक एसिड, सैक्रोमाइसिस, इथेनॉल, एसिटोबैक्टर, एसिटाई, एंटीबायोटिक। बताओ मिथेनोबैक्टीरियम क्या है ये तो गलत हो गया, ये ठीक है बस, ये गलत है, ये गलत है। थर्ड आ गया, ठीक है, डन है। यस सर, 2 घंटे हो गए, बहुत बहुत दुख की बात है यार। 2 घंटे कैसे पढ़ ली तूने? अगले साल पढ़ना चाहिए, है ना? हाँ, अगले साल पढ़ना है, हमें वाले बाद में भी पढ़ना ही है। सर हम तो इतना पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा हमारे जीवन में, कितना पढ़ता रहता है पता है? अपने माँ बाप से ज्यादा मेहनत करता है, जो तेरे लिए मेहनत करते हैं उससे ज्यादा करता है, नालायक। शर्म आनी चाहिए, है ना? हाँ, थर्सडे से जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हारी मर्जी, इसको देख के करने क्वेश्चन, जैसे करने में क्वेश्चन डालना। हाँ, क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मैं अभी, मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? देखो क्या होता है कि एक और चीज होती है, मान लो कोई एक्सपायरी भी हुआ है, उसके घर एक आध दिन बाद भी ऐसे जाना भी पड़ता है। अगर मैं अभी नहीं गया
मैं प्लान कर रहा था दोपहर में जाने की, पर मैं गया नहीं। अब शाम में हो सकता है मैं जाऊं, पर मैं कोशिश करूंगा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं। तो मैं एक बार आपको प्लान कर देता हूँ कि पीजीआर का टेस्ट आज होगा कल होगा, मैं एक बार प्रॉपर प्लान करके आपको लिख के टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। ठीक है, उसको फॉलो करना। अगला टेस्ट फ्राइडे को डेफिनेटली होगा, मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से टाइम को आप कोई लेट ना हो। ठीक है, यस यस। भाई सेल साइकिल पढ़ के आए।